जीएस फॉर ऑल के लूसेंट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमें प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्रियों के द्वारा यात्रा वृत्तांत में भारत का वर्णन किया गया है उस चैप्टर को देखें। तो जिसके पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि यूनानी यात्री भारत के विषय में अपना जो संदर्भ देते हैं उसकी जानकारी आपने प्राप्त की थी, जिसमें आपने विशेषकर मेगास्थनीज की इंडिका को देखा कि जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न स्रोतों से इंडिका के बारे में पता चलता है कि भारत में मौर्य साम्राज्य के समय भारत की क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। तो इंडिका ये ध्यान में रखिएगा। और इंडिका सेल्यूकस से निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसी प्रकार आपने डायमेकस और डायोनेसियस के बारे में जाना, चीनी यात्रियों के विषय में जानते हैं, और जिसमें चीनी यात्री में प्रमुख चीनी यात्री फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग और संजुगन के रूप में आते हैं। तो आइए एक एक करके इसकी जानकारी लेते हैं। तो पहले चीनी यात्री के रूप में हम फाहियान को देखते हैं। तो फाहियान गुप्त काल में आए थे और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए। ये भारत में 14 वर्ष तक रहे। कहा जाता है कि भारत का विवरण खासकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में का विवरण इन्होंने दिया है। इनके अनुसार कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जहां गुप्त शासक का विशेष प्रभाव था, वहां लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, यानी चोरी प्रकार की किसी प्रकार की घटना घटित नहीं होती होगी। और आप जानते हैं कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो रहा है वो 380 से लेकर 415 के बीच में, 415 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इतिहास में कुछ प्रमुख राजाओं के कार्यकाल को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय भी हैं, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, भारतीय खासकर प्राचीन इतिहास में कुल 18 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजा हुए, जिसमें एक विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को भी जाना जाता है। इन्हें सकारी की भी उपाधि धारण की थी। सकारी यानी इन्होंने शकों को हराया था और चांदी के सिक्के चलाए थे। आप गुप्त वंश में जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया जाएगा तो आप देखिएगा उसमें। आइए दूसरा हम देखते हैं संजुगन। 518 ईस्वी में भारत आए और 3 वर्षों तक भारत में रहे। इनके भी भारत यात्रा एक्चुअली बौद्ध धर्म को जानने की उत्कंठा के कारण हुई थी और इन्होंने भी भारत की यात्रा की एवं अपना यात्रा विवरण लिखा है। तीसरा देखिए, प्रसिद्ध यात्री हैं वैनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन का भी शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे और 647 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन का काल। और इसी के बाद भारत में मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। करीब करीब 100 वर्षों का डार्क फेज मानते हैं भारतीय इतिहास का, यानी अंध युग। इस समय के इतिहास को कई इतिहासकार सिक्कों की मदद से या अन्य पुरावशेषों की मदद से बनाने का प्रयास किए हैं। तो आप ध्यान में रखिए, वैनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और 629 में चीन से ये चले थे वैनसांग, और 1 वर्ष की यात्रा करके भारत पहुंचे। कहा जाता है कि इन्होंने भारत आने के क्रम में जो यात्रा की थी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, 645 ईस्वी में चीन लौट गए, यानी 15 वर्ष तक ये भारत में रहे। और भारत में रहने के क्रम में इन्होंने समकालीन यानी उस समय के नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान इसके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। यद्यपि और भी विषयों की शिक्षा होती थी, लेकिन बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता था। अपना यात्रा वृत्तांत सी यूकी में लिखा है। इन्होंने सी यूकी में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसे फोक्यूकी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फोक्यूकी।
की, CU की या FOQ की। इसमें 138 देशों का इन्होंने विवरण दिया है, 38 देशों का विवरण ने दिया है। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था और नीति का पंडित ये भी उपनाम दिया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिए। आइए इसिंग के बारे में जाने। इसिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और नालंदा एवं विक्रमशिला एवं भारत के अन्य भागों का भी वर्णन इन्होंने किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। अरबी लेखकों के बारे में, तो अरबी लेखक में प्रमुख रूप से हम अल बरूनी को पढ़ेंगे और एक मोरक्को के यात्री हैं, मोरक्को के यात्री या विवरणकार जो है इब्न बतूता के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले जानिए अल बरूनी। तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और ये मूलतः है अफगानिस्तान यानी मध्य अफगानिस्तान की ओर ही जाएंगे, यानी पश्चिमोत्तर भारत की ओर जब जा रहे हैं आप, यानी मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान, जो संबंधित रूस के आसपास का इलाका है, तुर्कमेनिस्तान के ख्वारिज्म के खीज के रहने वाले थे। तो तुर्कमेनिस्तान के ख्वारिज्म के खीज के रहने वाले थे कौन? अल बरूनी। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसको किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। वर्तमान में आप जानते हैं जैसा कि भारत की खोज किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो लेकिन यह उस समय अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी दी है, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। जैसे आप जानते होंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। और इनका प्रसिद्ध आक्रमण जो है 1025 में सोमनाथ का आक्रमण माना जाता है। इस प्रकार अन्य लेखकों के विषय में यदि हम जानकारी लें तो एक और अरबी लेखक के ही क्रम में, एक्चुअली ये अफ्रीका के मोरक्को के यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आए थे 1333, ये ध्यान रखिएगा 1333 में भारत आए और इन्होंने अपना जो वृत्तांत है वो रेहला नामक पुस्तक में लिखा है, रेहला नामक पुस्तक में अपना वृत्तांत दिया है। अन्य लेखकों में तारानाथ का भी उल्लेख है, जिन्होंने कांगुर और तांगुर नामक ग्रंथ लिखा था। एक्चुअली ये तिब्बती क्षेत्र के थे, देख लीजिए तारानाथ इन्होंने कांगुर और तांगुर नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि बौद्धिस्ट से संबंधित थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे ये ग्रंथ, और ये तिब्बती यात्री थे। एक आप मार्को पोलो का भी नाम ध्यान में रखिए। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे और ये खासकर पांड देश की यात्रा किए थे। मार्को पोलो इटली के वेनिस का यात्री था। इतना ही यात्रियों के विषय में आप जानिए, जैसा कि लूसेंट में दिया गया है। अब पुरातत्व के द्वारा जो इतिहास के निर्माण में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसको देखते हैं। जैसे पुरातत्व को हम जैसा कि जानते हैं, क्या पुरातत्व को आर्कियोलॉजी कहा जाता है और भारत में आर्कियोलॉजी का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्होंने ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना भारत में की थी। अब आइए हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय के इतिहास में किन किन ऐसे अभिलेखों का उल्लेख किया है जो कि हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और भारतीय इतिहास के निर्माण के क्रम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, प्रयाग स्तंभ लेख है, एहोल अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है। एक तो ऐसे अभिलेख वर्तमान में भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं ये प्रश्न होगा, और यह किस राजा से संबंधित है ये दूसरा प्रश्न होगा। तो हम देखेंगे कि कुछ जो प्रमुख अभिलेख है इसमें पहला क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख यह एक्चुअली कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है। तो कलिंग नरेश जैसा कि हम जानते हैं यह प्रदेश कहाँ है, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा वर्तमान में है। और यह जो हाथी गुफा है
यह उदयगिरी पहाड़ी है। यानी आप यदि भुवनेश्वर के पास जाइएगा, भुवनेश्वर के समीप जो है वो उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख है, और यह तिथि रहित अभिलेख है। और इसी अभिलेख में भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख हुआ है। ये भी ध्यान रखिए, उल्लेख हुआ है। तो क्या क्या हम जाने, हाथी गुफा अभिलेख है, ये कहां स्थित है, भुवनेश्वर में यानी ओडिशा में, और यह उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और यह इसमें भारतवर्ष का प्रथम बार उल्लेख हुआ है, और यह कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा लिखवाया गया है। और ये आप जानते हैं कि खारवेल जो है भारत में द्वितीय शताब्दी बीसी यानी सेकेंड सेंचुरी बीसी में यह कलिंग क्षेत्र पर शासन किए थे। और एक इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, कि यह खारवेल जो थे ये महामेघवाहन वंश से संबंधित थे। और यह कहा जाता है कि चेदी वंश भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, चेदी वंश या चेदी वंश। तो आप इतना तथ्य को जान लीजिए। देखिए जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, यह किसका है, रुद्रदामन का लेख है, शायद इसको रुद्रदामन प्रथम का ये अभिलेख है। और ये अगर देखा जाए तो ये 130 से लेकर 150, और ये कौन सा क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, यानी पश्चिमोत्तर भारत है। पश्चिम भारत का, ये पश्चिमोत्तर ने पश्चिम भारत है, यानी ये गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात आप जानते हैं गिर का वन है, गिर के वन में जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है गिर का वन, तो वो गुजरात में अवस्थित है। इसी से याद रखिए गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, किसका है, रुद्रदामन का है। और रुद्रदामन का उल्लेख एक प्रश्न के तौर पर यह आता है कि सुदर्शन झील की इसने मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील जो कि क्या है, गुजरात में है, जिसकी मरम्मत करवाई थी किसने, रुद्रदामन ने। और यह शक राजा था। आप जानते हैं कि शक जो क्षत्रप है, यानी शक का शासन चेष्टन के द्वारा, शक जो है विदेशी आक्रांता है, और उसमें जो संस्थापक के रूप में चेष्टन का नाम आता है, और ये चेष्टन का पोता कहलाता है रुद्रदामन। तो ये सुदर्शन झील ने की मरम्मत करवाया था। और सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो याद रखिए सुदर्शन झील से संबंधित यदि प्रश्न आए तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, सुदर्शन झील से संबंधित रुद्रदामन ने भी मरम्मत कराया था। और यहाँ देखिए जूनागढ़ है अभिलेख है स्कंद गुप्त का, और स्कंद गुप्त ने भी इसका मरम्मत करवाया था। तो यानी मौर्य साम्राज्य में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अशोक का नाम आएगा जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। फिर आगे चल के आप रुद्रदामन को देखिएगा, उसने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, और बाद में स्कंद गुप्त ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तो ये ध्यान में आपको रखना है इसको। आगे देखिए नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री का है, और ये सातवाहन शासकों का दिया गया है, सातवाहन शासक है। और सातवाहन शासक में आप यदि जानिए तो उनका पूरा इतिहास ही निर्माण किया गया है किसके द्वारा, सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से ही इतिहास उसके बने हैं। तो यहाँ पर नासिक अभिलेख, नासिक कहाँ है आपको, महाराष्ट्र क्षेत्र में, जानते ही आप महाराष्ट्र में है। और ये यहाँ के जो अभिलेख मिला है वो गौतमी बलश्री का अभिलेख। अब चौथा देखिए प्रयाग स्तंभ लेख है, जो कि आप जानते हैं पूर्व नाम है इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं इसको, या अभी वर्तमान में प्रयागराज। तो ये किसका है, समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त गुप्त शासक में प्रमुख शासक है। जैसा कि आप फाहियान के विषय में जाने थे कि फाहियान की यात्रा किसके काल में हुई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता कौन थे, समुद्रगुप्त थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय में, चंद्रगुप्त सेकेंड में यदि हम जाने थे क्या, इनका कालखंड जो महत्वपूर्ण बताए नहीं थे 380 से लेकर 415 तक। तो यहां समुद्रगुप्त का भी कालखंड आपको ध्यान में रखना है, और ये कालखंड है 380 तक ये आएंगे, 380 तक ध्यान रखिएगा इसको। और यहां 335 में इन्होंने राजगद्दी पर आसीन हुए थे। तो समुद्रगुप्त का ये कालखंड भी ध्यान रखना है, और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी कालखंड आपको कंठस्थ कर देना है, याद रखना है। इससे क्या होते हैं, बहुत से हमारे प्रश्न
बन जाएंगे इससे। तो यहां देखिए समुद्रगुप्त को जानते ही हैं कि इसको विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पर बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो यहां पर ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था और आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था, जिसके कारण ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। अब यहां पर देखिए इनका क्या है, प्रयाग स्तंभ लेख है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख के लेखक का यदि नाम देखा जाए, लेखक हरिसेन थे, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आइए आगे देखें, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय। अब तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यदि आप जानिएगा तो ये वातापी यानी चाल, या इसको बादामी भी कहा जाता है, कर्नाटक क्षेत्र में है। और वातापी के चालुक्य नरेश थे, चालुक्य नरेश। इसमें इन्होंने ये प्रसिद्धि प्राप्त की थी पुलकेशिन द्वितीय। और इन्होंने ही पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का ही युद्ध हुआ था किससे, हर्षवर्धन से हुआ था। और नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इनका क्या है, एहोल अभिलेख है। और इसके लेखक अगर कहा जाता है, लेखक रवि कीर्ति। याद रखिएगा, ये जैन धर्मावलंबी थे। और आप पुलकेशी, ये जो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो लिखवाया गया है एहोल अभिलेख, जिसके लेखक रवि कीर्ति हैं। और एहोल अभिलेख ये कहां है, कर्नाटक में है। कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। और कर्नाटक में मेगुटी मंदिर है, मेगुटी मंदिर, ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है इससे, मंदिर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है, सॉरी। और इससे क्वेश्चन गिरते हैं। मेगुटी मंदिर जैन धर्म को समर्पित है और ये कहां है, कर्नाटक में है। और उसी के प्रांगण में क्या है, एहोल अभिलेख है। तो आगे हम देखेंगे एक और मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर जो अभिलेख है, यहां आप ध्यान रखिए, मंदसौर अभिलेख है। और ये है मालवा नरेश यशोवर्मन। तो आप जानते हैं कि मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और मालवा भी क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो मंदसौर जो है एमपी में। इसमें जो है रेशम बुनकर संघ या श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि श्रेणियों का उल्लेख, जिसे गिल्ड कहा जाता था, और इसे इतने अधिकार थे कि ये अपने नाम के सिक्के भी जारी करते थे गिल्ड लोग। तो यहाँ मंदसौर अभिलेख में बुनकर संघ का उल्लेख किया गया है, खासकर रेशम बुनकर संघ का उल्लेख किया गया। और वो श्रेणी बनाते थे, श्रेणी के का भी उल्लेख है। और उन्हें इतने अधिकार थे कि वे अपने सिक्के भी जारी करते थे, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या, ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख किसका है, प्रतिहार नरेश भोज का है। तो भोज जो है प्रतिहार क्षेत्र से संबंधित है, यानी मालवा क्षेत्र से ही देखा जाए तो ग्वालियर का कहां है, ग्वालियर एमपी में है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी जो पड़ता है वो कानपुर में पड़ता है, जो कानपुर यूपी में, कानपुर यूपी ये भीतरी है। और जूनागढ़ जैसा कि जानते हैं आप पहले ही, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का भी था, तो जूनागढ़ है गुजरात में अवस्थित है। और यहां भीतरी अभिलेख से पहली बार पता चलता है कि हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो यहां ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त का यह अभिलेख है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। और एक पड़ता है देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजयसेन का है। जैसा कि आप जानिएगा आगे इतिहास में, बंगाल शासक यानी सेन वंशीय शासक है ये। और लक्ष्मण सेन इसके अंतिम शासक हुए थे, जिसको बख्तियार खिलजी ने पराजित कर पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट पर यानी बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ये आगे मध्यकाल में हम देखेंगे। तो देवपाड़ा अभिलेख याद रखिए किससे संबंधित है, बंगाल शासक विजयसेन से। आप जानते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है, एपिग्राफी। आइए हम देखें आगे अभिलेख को।
तो एशिया माइनर यानी मध्य एशिया का क्षेत्र, यानी ईरान के आगे का जो क्षेत्र है मध्य एशिया का क्षेत्र है, जिसको एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। वहां 1400 बीसी का देखिए प्रथम अभिलेख मिला है। 1400 बीसी, गौर करना है, जिसको बोगास कोई अभिलेख कहा जाता है। क्या कहेंगे? बोगास कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर से मिला है। यह 1400 बीसी का अभिलेख है और यह बताता है कि वैदिक आर्यों का वहां पर या तो सेटलमेंट होगा या व्यापार करने के उद्देश्य से गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्यों की जो उत्पत्ति हुई है वो क्या मध्य एशिया में है, यानी एशिया माइनर के क्षेत्र में है। और वहां यानी मैत्री, हित्ती और मित्ती, जो कहा जाता है कि मैत्री संबंधों को स्थापित करने के लिए एक प्रमाण दिया गया, और किसके प्रमाण के रूप में कुछ देवताओं को साक्ष्य माना गया, जो वैदिक के देवता के रूप में जाने जाते हैं, जो जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो वो कौन देवता है? मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नाशत है, जिनको अश्विनी कुमार भी कहा गया है। तो 1400 बीसी में एशिया माइनर से मिलने वाले बोगास कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का उल्लेख है। हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख, या इसको बेस नगर यानी विदिशा का क्षेत्र है। विदिशा का क्षेत्र, आप जानते हैं कि गुप्त शासक के विदिशा को अपना प्रमुख क्षेत्र बनाए थे आगे चलकर। और ये अभी ये हेलियोडोरस का जो काल है, मतलब ये हेलियोडोरस यवन राजदूत था, राजदूत शायद एंटीयालकिड्स से जो राजा थे, यूनानी राजा, उनके ये दूत के रूप में ये पुष्यमित्र शुंग के वंशज, उन्हीं का जो दिया हुआ है हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख, और यह इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। और यह भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी वैष्णव धर्म का प्रथम प्रमाण देता है। आगे चल के देखा जाए, भारत में शैव धर्म, वैष्णव धर्म विकसित होते हैं, जिसमें वैष्णव धर्म का प्रथम प्रमाण यहाँ पर हम हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से देख सकते हैं। आगे चल के देखिएगा, गुप्त राजाओं ने भागवत धर्म को का ही अनुसरण किया था। चलिए आगे देखिए, सहगौड़ा अभिलेख है। दुर्भिक्षा यानी अकाल की प्रथम जानकारी देती है, यानी फैमिन उस काल में भी आते थे और उसका भी प्रबंधन होता था। जैसे आज देखेंगे, या फिर आपने देखा होगा गोलघर, पटना के गोलघर को, वो भी दुर्भिक्षा से लड़ने के लिए अनाजों का संग्रहण किया जाता था वहां पर पहले ब्रिटिश काल में। तो यह खाद्यान्न का भंडारण यहां किया जाता था। आगे देखिए, एरन अभिलेख, यह सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण देता है। गुफकरल और बुर्जहोम, तो यहां पर क्या है? बुर्जहोम और गुफकरल, यहां पर गौर करना है, ये क्या है? गुफकरल और बुर्जहोम, ये दोनों साइड जो है जम्मू कश्मीर में प्राप्त होते हैं। ये दोनों स्थल कहां से हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और यहां पर गर्तावास का साक्ष्य मिला है, मतलब अंडरग्राउंड होम का साक्ष्य मिला है। यहाँ गड्ढे में सीढ़ी के भी प्रमाण मिले, यानी मतलब लोग सीढ़ी से गड्ढे में उतरते थे और वहां अपना निवास स्थान रखते थे। और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में गुफकरल और बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, जहां मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया था। और यही देखिए एक साइट यानी ये जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ में मिला है। याद रखिएगा, रोपड़ जो कि पंजाब में है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है साइट। रोपड़ कहाँ का है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है और ये पंजाब में है। और यहां भी मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यहां पर लेकिन ये अगर देखा जाए, ये जो है नवपाषाण कालीन साइट है, नवपाषाण कालीन स्थल है गुफकरल और बुर्जहोम, मतलब इसको नियोलिथिक साइट कहा जाता है। आगे देखिए, एक और जो शब्दावली लुसेंट में दिया होगा, आहत सिक्का। तो आहत सिक्का क्या है? 6th सेंचुरी बीसी के ऑनवर्ड, यानी आगे अगर देखेंगे बुद्ध महावीर काल के आसपास के काल को, तो प्राचीन भारत में आहत सिक्का यानी पंचमार्क सिक्का मिलता था। यानी उसको किसी धातु को पर
तेजी से प्रहार करके उसको आहत कर दिया जाता था। इसी कारण इसका नाम है आहत सिक्का या पंचमार्ग सिक्का। अब देखिए, सिक्कों पर लेख लिखाने का सबसे पहले कार्य इंडो ग्रीक शासकों ने किया है। तो इंडो ग्रीक का काल हम देखेंगे क्या, मौर्य वंश के पतन के बाद अगर इसके देशी और विदेशी उत्तराधिकारी में देखा जाए, हम देखेंगे 185 में देखें, आपने देखा था मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का पतन हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। तो कुछ कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, ये सब देशी उत्तराधिकारी। इंडो ग्रीक में ग्रीक, पहलव, कुषाण, इन लोगों को देखिएगा तो ये विदेशी उत्तराधिकारी। और फिर उसके बाद भारत में मौर्य से तो उतनी बड़ी साम्राज्य, मौर्य से ज्यादा बड़ा साम्राज्य तो नहीं रहा, लेकिन गुप्तों ने एक पूरे भारत में को सुगठित करने का प्रयास किया था। यानी संगठित शासन पुनः मौर्यों की तरह ही देखा जाए तो गुप्तों ने भी प्रारंभ किया, जो कि आप समुद्रगुप्त में देखेंगे। तो यहां पर देखिए, सिक्कों पर लेख हो गया, लिखाने का कार्य सबसे पहले यवन शासकों ने किया था, यानी इंडो ग्रीक जिसको कहा जाता है। और वीणा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्का यह समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जो कि क्या है, वीणा बजाते हुए, यानी उसके संगीत प्रेमी होने का यह प्रमाण देता है। और देखिए, एक और साइट है अरिका मेडू, यह पुदुचेरी में है, वर्तमान में पुदुचेरी जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं। और यहां से कई बड़ी मात्रा में देखा जाए तो कई रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपने प्लिनी, यूनानी लेखक प्लिनी भी अपना विवरण देता है कि यहां पर रोमन से व्यापार होते थे। तो रोमन व्यापार भारत से था और इसके सिक्के के प्रमाण अरिका मेडू यानी पुदुचेरी से प्राप्त होते हैं। सिक्के जो 6th सेंचुरी बीसी के हैं, उन्हें आहत सिक्का आपने देखा। और ऐसे ही सिक्के जो प्राचीन काल में इस्तेमाल होते थे, जिसमें वैदिक कालीन साहित्य में इसे कासारपन कहा गया है। एक तथ्य ये भी जानिए। आगे हम देखें, प्राचीन काल में भारत का किस किस देश के साथ संबंध था। तो यहां दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को देखा जाए तो कंबोज यानी कंबोडिया के साथ संपर्क, वर्मा यानी सुवर्ण द्वीप के साथ संबंध, यानी जिसको म्यांमार कहा जाता है, और मलाया स्वर्ण द्वीप के साथ संबंध है, जावा यव द्वीप कहलाते हैं। एक यदि आप देखिएगा तो वियतनाम भी साउथ ईस्ट एशिया का ही देश है, वियतनाम, और इसे चंपा कहा जाता था। ये तथ्य भी जानिए। और ये जो है भारत के कहीं ना कहीं प्राचीन काल में ये भारत के उपनिवेश थे, जहां आज भी आप जाके वहां की संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं आप। जैसे आप देखिए, कंबोडिया में ही क्या है, अंकोर, विष्णु का अंकोर वाट का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। में मंदिर निर्माण की शैलियों को देखते हैं। जैसे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और दक्षिणापथ में भिन्न भिन्न शैलियों का समय समय पर विकास हुआ है। तो उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जैसे मंदिर का निर्माण हुआ है उसे दक्षिण द्रविड़ शैली कहा जाता है। तो और नागर और द्रविड़ दोनों का जहां मिश्रण है उससे मंदिर निर्माण की शैली को बेसर शैली कहा जाता है। ये खासकर दक्षिणापथ यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखे जा सकते हैं। अब देखिए, क्या नागर शैली और बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब ये तीसरा एक और तथ्य है पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली क्या है, तो लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि देखिए दोनों ये मंदिर कहाँ है, एमपी में आपको पढ़ेंगे, एमपी के खजुराहो में ये मंदिर पढ़ेंगे जो जिसमें पंचायतन शैली को देखा जा सकता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर ये भी पंचायतन शैली के हैं। दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है, ये देखिए भुवनेश्वर में मिलेंगे, भुवनेश्वर में स्थित है। और ये दशावतार मंदिर यूपी में स्थित है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ पंचायतन शैली देखने को मिलता है। इस पंचायतन शैली में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर है, यदि हम एक मुख्य मंदिर को देख रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द सहायक मंदिर आपको दिखाई देंगे, यही पंचायतन शैली है। मतलब एक मंदिर मुख्य मंदिर आपको रहेगा और बाकी इर्द गिर्द जो चार है वो सहायक मंदिर है। तो इस प्रकार हमने प्राचीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।